नेपाल में मुसलमानों पर हमले के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई इलाक़ों से खबरें सामने आई है जहां मस्जिद को और मुसलमानों के इलाक़ों को निशाना बनाया गया है। खबर दर खबर में पूरी तफसील जानेंगे। पार्लियामेंट में राम मंदिर चंदा चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है और आज अपोजिशन के MPs ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। इसके बारे में भी खबर दर खबर में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस एहलकारों की लगातार पिटाई हो रही है और इस मरतबा एक पुलिस एहलकार ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से अस्पताल में और पुलिस स्टेशन के बाहर ही भीड़ ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। इसकी भी डिटेल्स खबर दर खबर में। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कावड़ यात्रा के दौरान एक मरतबा फिर मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है और चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। इसके बारे में भी आगे पूरी तफसील जानेंगे। गज़ा के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आ रही है। दरअसल हमास ने एक अहम तरीन माहिदा को मंजूर कर लिया है और उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इसराइल अब गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएगा। क्या है पूरा मामला, खबर दर खबर में इसे भी जानेंगे। तुर्किया के एक अहम तरीन लीडर ने हमास के सरबराह से मुलाकात की और क्या बातचीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, आज की उस बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्या है, खबर दर खबर में इसकी भी पूरी तफसील जानेंगे। तो आइए खबरें जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। नेपाल में पिछले कई दिनों से लगातार मुसलमानों पर हमला हो रहा है। मुस्लिम इलाक़ों में दंगाई जाकर मुसलमानों की दुकानों को जला रहे हैं, मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मस्जिदों पर वो हमले कर रहे हैं, कुरान मजीद को जला रहे हैं और पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। नेपाल में दो तरह के लोग होते हैं, यानी नेपाल में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, लेकिन वहाँ जो हिंदुओं की बड़ी आबादी है जिसे नेपाली या पहाड़ी हिंदू कहा जाता है, वो ओरिजिनल नेपाली माने जाते हैं। उनके दिलों में इस्लाम से कोई नफ़रत नहीं है, मुसलमानों से वो कभी नफ़रत नहीं करते, ना उनकी और मुसलमानों के आपस में कोई लड़ाई होती है। नेपाल में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंडियन नज़ात कहलाते हैं, जिनकी तहज़ीब, जिनका कल्चर इंडिया के हिंदुओं से मिलता जुलता है और ये लोग वहाँ लगातार इंडिया की तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत वाले जुमले बोलते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तशद्दुद करते हैं, मस्जिदों को, मदरसों को निशाना बनाते हैं और ऐसे ही ग्रुप की तरफ से एक मरतबा फिर नेपाल के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, मस्जिद को जलाया गया है। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि तराहा एक ज़िला है और वहाँ गोल बाज़ार का इलाका है। गोल बाज़ार में नेपाल के हिंदुओं की एक भीड़ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में जाकर इन लोगों ने बदतमीज़ी की, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया, कुरान मजीद को भी जलाने का इन लोगों ने काम किया। इसी तरह गोल बाज़ार का जो नगर पालिका है, वहाँ वार्ड नंबर 12 का सदर एक मुसलमान है, नाम है शुएब अनवर। उनके घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। 2 दिन पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको एक और बात बताई थी कि सराही ज़िला का जो दूसरा इलाका है, वहाँ भी ये दंगाए जाते हैं और मुसलमानों के घरों को आग लगाते थे, तोड़फोड़ करते हैं। और पूरे मामले की जो शुरुआत हुई इनकी एक यात्रा की वजह से, इनका कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा था, मुसलमानों के इलाके से लोग जुलूस लेकर जाते हैं और मस्जिद के सामने जाकर इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारा लगाया, आपत्तिजनक इन लोगों ने नारेबाजी की, मुसलमानों ने विरोध किया और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। दोबारा फिर इन लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जाकर इस तरह का तांडव मचाया, इस तरह का हंगामा किया। नेपाल से कुछ विजुअल्स तो ऐसा सामने आया है, कुछ वीडियो ऐसी सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। जिस तरह इंडिया में कई जगहों पर बजरंग दल या दूसरी तंजीमों के शरपसंद अनासिर खड़े हो जाते हैं और कोई मुसलमान वहाँ से गुज़रता है तो कहा जाता है जय श्री राम बोलो या फला देवी देवता की पूजा करने का वादा करो, तब तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है। कुछ ऐसा ही हरकतें या इसी तरह की शरारत नेपाल में की जा रही है। कुछ लोग वहाँ अपने आप को बजरंग दल का लीडर बता रहे हैं, किसी और धर्म से जोड़ रहे हैं और रास्ते पर खड़े होकर वो गुजरने वालों का रिलीजन चेक कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और यहाँ से गुजर जाओ, वरना तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा। जय श्री राम कतो करो मैं बोलबा त नहीं जय नहीं गुरु जा जय श्री राम ओना कोन जय श्री राम चलो ना वो आबै छै दोसर आदमी जत जा पधारी करो दोसर आदमी
या भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है बाबू, वो तो परमानेंट है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये सूरत हाल नेपाल की है। जिस तरह इंडिया में बजरंग दल और दूसरा ग्रुप इस तरह की शरारत करता है, कानून को हाथ में लेता है, नेपाल से भी इसी तरह की वीडियोस लगातार सामने आ रही है। वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि नेपाल पुलिस ऐसे तमाम बलवाइयों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है, इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद नेपाल पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी या इनको यूं ही आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल पुलिस ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी हमारे देश में कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या दूसरे मुल्क के लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे, वहाँ जैसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो नेपाल में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करना और कानून को हाथ में लेना भूल जाएंगे। इंडिया में तो लगातार इस तरह का जुलूस निकलता है, वायलेंस होता है। पिछले दिनों रिपोर्ट सामने आई थी खरगोन की और मैंने बताया था, उस खबर को एक मरतबा ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा, कि साल 2022 में 50 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। उसके अलावा 150 से ज़्यादा मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उनमें से 11 मुसलमानों को अदालत ने बेगुनाह करार दिया, बेकसूर बताया और कहा कि इनके खिलाफ कोई जुर्म ही साबित नहीं हो सका कि इन्होंने जुलूस पर पथराव किया था या इन्होंने किसी भी तरह से हिंदुओं की यात्रा में रुकावट डाली थी। और आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। पार्लियामेंट से ये तस्वीरें सामने आई है। पार्लियामेंट का इजलास जारी है, अपोजिशन का एहतजाज भी चल रहा है और बहुत सारा बिल भी पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पास किया जा रहा है। उसमें एक अहम तरीन बिल है वंदे मातरम। वंदे मातरम बिल पास हो गया है, उसको ज़रूरी करार दे दिया गया है। मुसलमानों ने हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया है। अब अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम को नहीं पढ़ेगा तो उसको सज़ा हो सकती है। कैसी सज़ा दी जाएगी, क्या है पूरा मामला, मिला टाइम्स की जर्नलिस्ट और एंकर निखत अली ने इस पर तफसीली वीडियो बनाई है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पार्लियामेंट में सेशन के दौरान राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ भी लगातार एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और आज अपोजिशन के एमपीज़ ने मुनफरिद अंदाज में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। बाज़ाब्ता एक एमपी साधु बनता है, दूसरे एमपी साधु पर आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहाँ पर चंदा का बॉक्स भी लगाया जाता है, लोग आकर उसमें चंदा डालते हैं, फिर कुछ लोग उस चंदा को वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं। आप इस साधु को देखिए, आपको ये जो साधु नज़र आ रहा है ये पप्पू यादव हैं, बिहार के पूर्णिया से एमपी हैं। पिछले दिनों मैंने इनका पॉडकास्ट भी किया जो जल्द ही मिला टाइम्स पर रिलीज़ होगा। तो बहरहाल पप्पू यादव वहाँ पर साधु बने हुए हैं और चंदा का जो बॉक्स होता है इन्होंने वहाँ पर रखा हुआ, जिसको दान पेटी कहा जाता है, हर लोग उसमें आकर के चंदा डाल रहे हैं। पप्पू यादव चंदा चुरा कर जाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे एमपी आकर उसे रोकते हैं, समाजवादी पार्टी का अयोध्या के एमपी, और फिर पप्पू यादव हंसते हुए कहते हैं अच्छा अयोध्या वाले हमें रोक रहे हैं, इन्होंने चंदा चोरी को पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने भी जाकर पेटी में चंदा डाला, उसकी भी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। आप इन वीडियोस को सुनिए कि क्या कुछ पार्लियामेंट में चल रहा है। चंदा चोरों को पकड़ा किसने? आपने साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। राहुल सर इधर देखिए।
तो ये पार्लियामेंट से आने वाली बराह रास्त तस्वीरें हैं और अपोजिशन की तरफ से लगातार पार्लियामेंट में एहतजाज किया जा रहा है। ककरोच जनता पार्टी का स्टूडेंट्स का जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक तबका ये मान रहा था, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी ने ही इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है ताकि राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है दब जाए, इस पर लोग सवाल न करें, क्योंकि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा है और बीजेपी की इस वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार भी जा सकती है। अपोजिशन ने स्टूडेंट्स का मसला हल हो जाने के बाद दोबारा ये मुद्दा ज़ोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया है और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ के पास कोई जवाब नहीं है। चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर किसी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है और अपोजिशन का जो रद्द अमल है लगातार जारी है। सीजेपी यानी ककरोच जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार सरकार पर ये प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है कि जिन जिन लोगों को जहां जहां गिरफ्तार किया गया है उन सबको रिलीज़ किया जाए और धीरे धीरे सरकार वादे पर अमल कर रही है, रिलीज़ भी कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने रिटेन में कोई भी वादा नहीं किया है। ककरोच जनता पार्टी ने 25 जुलाई को बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया उसके बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था और तमाम गिरफ्तार शुदा लोगों को रिहा किया जाएगा, किसी पर FIR नहीं की जाएगी। रिटेन में ये वादा नहीं दिया गया था सीजेपी के ज़िम्मेदारों को और उसका नतीजा यह है कि कहीं कहीं पुलिस रिहा भी कर रही है, लेकिन दूसरे इल्ज़ाम में या दूसरी बुनियाद पर अब लगातार स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। और जो सबसे बड़ा मामला है स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने का वो गाली। कहा जा रहा है कि जेनजी ने प्रोटेस्ट के दौरान देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गालियाँ दी, उनके खिलाफ आपत्तिजनक इन्होंने पोस्टर बनाया, प्ले कार्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की है जिन्होंने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गाली दी या कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। लगातार बहस भी हो रही है कि क्या देश की जेनजी को ऐसी भाषा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंगना रनौत ने भी सामने आकर जेनजी को कहा था कि ये गटर छाप जनरेशन है, जेनजी के नाम पर ये लोग दाग हैं, धब्बा है और ऐसी नस्ल नहीं होनी चाहिए। कंगना रनौत को भी लोगों ने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। सीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उनसे आज NI ने और न्यूज़ 24 ने बातचीत की तो सौरभ दास ने कहा कि गाली देने को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। क्या देश में गाली नहीं दी जाती है? बीजेपी के लीडर्स गाली देते हैं, MPs गाली देते हैं, हर कोई गाली देता है, तो क्या गाली देने को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जाएगा? मैं इसको सही नहीं मानता हूं। सौरभ दास ने कहा कि मैं ये भी मानता हूं कि गाली नहीं देना चाहिए, मैं गाली देने की मजम्मत करता हूं, लेकिन गाली देने की बुनियाद पर इस तरह की गिरफ्तारी होगी ये भी सरासर गलत है। इसको कंडम किया है सौरभ दास ने। लेकिन ये सच है कि दिल्ली पुलिस और दूसरे स्टेट्स की पुलिस 20 जुलाई में हुई हिंसा या प्रोटेस्ट के नाम पर तो अब स्टूडेंट्स को गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे हवालों से इन लोगों ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। ताहिर हुसैन को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ तो दंगे के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा का कत्ल हो गया था। उसके जिस्म पर 50 से ज़्यादा ज़ख्म के चाकू के निशान थे। उसके बाद कई लोगों को उस केस में गिरफ़्तार किया गया। ताहिर हुसैन जो काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा कत्ल केस में मुजरिम करार दिया। इनके जुर्म को माना गया और अब उनको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। खुद दिल्ली पुलिस ने अदालत से अपील की थी, यह मुतालबा किया था कि ताहिर हुसैन को मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा सुनाई जाए
और दिल्ली की लोकल अदालत ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। दावा किया जा रहा है कि ताहिर हुसैन का सबूत पाया गया है, जबकि ताहिर हुसैन के जो अहले खाना है, फैमिली मेम्बर है, वे बताते हैं कि ताहिर हुसैन का अंकित शर्मा कत्ल से कुछ भी लेना देना नहीं रहा। अब मुमकिन है कि दिल्ली की लोकल अदालत के इस फैसला को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट से क्या फैसला आएगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोकल अदालत ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। जेल में रहते हुए ताहिर हुसैन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको जीत नहीं मिल सकी थी। अब आइए बताते हैं आपको एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां के पहले MP होते थे योगी आदित्यनाथ और वहां के मठ में भी वो रहे। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और वहां की सरकार ये दावा करती है कि पुलिस आवाम की सुरक्षा के लिए है, पुलिस लगातार क्राइम पर काबू पा रही है, उत्तर प्रदेश में क्राइम के वाक़यात कम हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ख़ुद पुलिस अहलकार ही क्राइम में मुलव्विस है और उनकी तरफ से क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 112 नंबर है, यानी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई चोरी होता है, कुछ भी किसी के साथ होता है तो आप 112 नंबर पर डायल कीजिए, फ़ौरन पुलिस पहुँचेगी, FIR दर्ज होगी। मामला यहाँ तक यूपी में पहुँच चुका है कि अगर आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और कहेंगे कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, आप मेरी FIR दर्ज कीजिए, तो थाना में पुलिस एहलकार कहेंगे कि यहाँ FIR लिखने में या दर्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप 112 पर कॉल कीजिए, फ़ौरन FIR दर्ज हो जाएगी और आपकी सुनवाई होगी। तो 112 नंबर को यूपी सरकार ने बहुत मजबूत बनाने का दावा किया, लेकिन 112 में जिन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, वही क्राइम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। ताज़ा मामला ये सामने आया है गोरखपुर का कि अस्पताल से एक 10 साल की लड़की निकल कर जा रही थी, उसकी बहन अस्पताल में 13 साल की एडमिट थी। अब वो 10 साल की लड़की अस्पताल से जैसे निकलती है, रास्ते में यूपी पुलिस का एक सिपाही उसको अपनी बाइक पर बैठाता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और वो उसे घर लेकर नहीं जाता है बल्कि कहीं और लेकर जाता है और उसकी इज़्ज़त को, इस्मत को तार तार करता है, फिर उसको जान से मार देता है और एक शमशान घाट में जाकर उसको छोड़ देता है। जब वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है, छानबीन की जाती है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसकी मिसिंग की, और जब पुलिस ने CCTV फुटेज को देखा, कैमरे को देखा, तो पता चला कि एक पुलिस एहलकार आता है और अपनी बाइक पर वो इस लड़की को बैठाता है। उसके बाद ही वो लड़की गायब हो चुकी है। फिर पुलिस की तरफ से उस पुलिस एहलकार को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उधर शमशान घाट से लड़की की लाश मिल जाती है। रिंकू शर्मा नाम के एक शख्स है गोरखपुर के, उनकी बेटी है दीपिका, उसी को पुलिस एहलकार जिसका नाम है अभिषेक यादव, उसने पहले अगवा किया, रेप किया, फिर उसको उसने जान से मार दिया। जो पूरा मामला पुलिस एहलकार ने बताया वो ये कि रिंकू शर्मा की बड़ी बेटी 13 साल की अस्पताल में एडमिट थी और उसकी छोटी बेटी 10 साल की दीपिका अपनी बहन को खाना पहुंचाने गई थी। रात में वहां से निकल रही थी, तभी ये पुलिस अभिषेक यादव अस्पताल में जाता है वहाँ पर, और लगातार दोनों बहन पर उसकी नज़र थी। उसने अस्पताल में जाकर के दीपिका की बड़ी बहन से कहा कि मैं इसको घर छोड़ देता हूँ, अकेली बच्ची है, कैसे जाएगी। उस वक्त भी उसकी बड़ी बहन ने मना किया कि नहीं, अकेले खुद चली जाएगी, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इसके बावजूद अभिषेक यादव ने रास्ते में उसको अपनी बाइक पर बैठाया और फिर ये पूरा कांड हुआ। क्या कुछ गोरख पुलिस ने कहा है, आप इसे सुनिए। जब ये पूरा कांड और मामला लोगों के सामने आया और अस्पताल में नर्स को, डॉक्टर्स को, आवाम को पता चला कि एक पुलिस एहलकार ने एक 10 साल की लड़की के साथ ज़्यादती की है, उसको मार दिया है, तो अस्पताल में ही नर्स और आवाम की भीड़ उस पुलिस एहलकार पर हमला कर देती है, उसको मारा जाता है, दौड़ाया जाता है। पुलिस एहलकार बचाने की कोशिश करते हैं और उसको बचाकर बाहर निकाला जाता है, वैन में बैठाया जाता है, थाना लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस दौरान भी भीड़ का गुस्सा बढ़ जाता है, नर्स का गुस्सा बढ़ जाता है और मारा जाता है उस पुलिस एहलकार को। अरे कोई पहला वाक़या नहीं है जब भीड़ ने पुलिस एहलकार को मारा हो। अब मामला यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, लेकिन पुलिस एहलकार ही जराइम में मुलव्विस है, क्राइम में मुलव्विस है। इसी यूपी में लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आते हैं, भीड़ जिस पर चाहती है हमला कर देती है, लेकिन इस भीड़ को रोका नहीं जाता, कानून इन पर नाफिज नहीं किया जाता, बल्कि इनको जस्टिफाई कर दिया जाता है। कई मरतबा पुलिस ही गैर कानूनी तरीके से हमला करती है। अब जब भीड़ को
हाथ उठाने की आदत हो चुकी है मुसलमानों पर। तो अब ये धर्म और रिलीजन नहीं देख रही है, बल्कि एक पुलिस एहलकार को भी भीड़ मारने लगी है। और पुलिस एहलकार न बचाते तो शायद अभिषेक यादव की मॉब लिंचिंग भी हो सकती थी। राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और अब यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि भीड़ पुलिस पर भी हाथ उठा रही है और पुलिस की भी लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक भी उत्तर प्रदेश से है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के दौरान पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चल पड़ा है मुसलमानों को मारने का, मुसलमानों को परेशान करने का, या मुसलमानों की जो दुकानें हैं, मुसलमानों की जो होटल है, चुन चुन कर उसे बंद कराने का। अब सचिन सुरोह नाम का एक शख्स है, उसने अपना एक गैंग बनाया और कांवड़ यात्रा के दौरान उसने नेतागिरी करने की कोशिश की। चुनांचे उसने एक ग्रुप तैयार किया, मीडिया वालों से भी बातचीत की और उसने कहा कि मुस्लिम होटल की तलाश की जाएगी। उसने बाज़ाब्ता एक अभियान चलाया, मुस्लिम होटल पकड़ो, और पूरे रास्ते में वो जांच कर रहा है कि कौन सा होटल मुसलमान का है, कौन सा होटल नहीं है, किस होटल का मालिक मुसलमान है, किस होटल में मुसलमान कोई वेटर के तौर पर काम करता है, नहीं करता है। हालांकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की जितने होटलें थी सब ने होटलों को बंद कर दिया, कोई भी वहाँ पर नहीं है। जो कोई मुसलमान वेटर काम कर रहा था किसी होटल में वो भी ड्यूटी पर नहीं है। इसके बावजूद सचिन सुरोह ने इस एजेंडा को आगे बढ़ाया और दिल्ली से जर्नलिस्ट को लेकर के जाता है, पूरा ग्रुप लेकर के जाता है एक होटल में, जिस होटल का नाम है दीपक होटल, और उसको पता था कि इसका मालिक मुसलमान है, मुर्तज़ा है। चुनांचे उस होटल के पास जाकर वो ड्रामे करता है और कहता है कि होटल यहाँ पर क्यों मौजूद है। पुलिस को मुर्तज़ा ने जानकारी दे रखी थी कि ये मेरा होटल है और मैंने होटल को बंद कर दिया है। अब पुलिस वहाँ पर आती है तो डांट लगाती है इसी सचिन को, इसके पूरे ग्रुप को, कि होटल बंद है, फिर यहाँ आकर तुम्हें ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी। दरअसल सचिन सुरोह का एजेंडा था ड्रामा करना, सियासत करना, नेता बन जाना इसी बहाने, लेकिन इसको मौका मिला नहीं क्योंकि होटल पहले से बंद था तो कुछ भी नहीं मिला। कांवड़ यात्रियों के ताल्लुक़ से ही एक और ख़बर है। गाज़ियाबाद में इमरान नाम का एक मुस्लिम नौजवान जा रहा था, कांवड़िए भी जा रहे थे। अब शायद इमरान की बाइक कांवड़ियों से टच हो जाती है, सिर्फ इतना ही हुआ और कांवड़ियों ने इमरान की बेरहमी से पिटाई कर दी, उसको खूब मारा। फिर पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस ने इस पूरे मामले को यहाँ पर ख़त्म किया। उसके बाद दोबारा से कांवड़ यात्रा शुरू होती है, उसकी पूजा पाठ की गई जो तरीक़ा है। अगर आप मुजफ्फरनगर मेरठ वाले रास्ते से सफ़र करते हैं तो मोहतात होकर कीजिएगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इनको बहाना चाहिए मुसलमानों पर हमला करने के लिए, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, इसलिए आप उस रूट से मत गुजरिए, अवॉइड कीजिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि नज़र रखना कि कहाँ पर किससे ज़्यादती हो रही है। एक और ख़बर आपको बताते हैं रायबरेली की। रायबरेली में अंडरग्राउंड बिजली का केबल बिछाया जा रहा है। उसमें ख़बर सामने आई कि बिजली का केबल चोरी हो गया है। अब जब बिजली का केबल चोरी हो गया तो पुलिस ने तफ्तीश की, पता लगाने की कोशिश की कि किसने केबल को चुराया है। तो उसमें एक नाम आया है संजय पासी का और ये बीजेपी का लीडर है। अगर ये कांग्रेस का लीडर होता, समाजवादी पार्टी का लीडर होता या किसी और पार्टी का, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चलती कि कांग्रेस का लीडर बिजली का केबल चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उसने करप्शन किया है, बीजेपी का लीडर है, तो कहीं कोई खबर नहीं, मीडिया से खबर गायब है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और आइए आपको बताते हैं आज की सबसे अहम तरीन खबर। हमास और इसराइल के दरमियान एक और माहदा हो गया है और माहदे का अहम तरीन पहलू और पार्ट यह है कि हमास अब अपने पास हथियार नहीं रखेगी। हमास अपना हथियार किसी और ग्रुप को सौंप देगी। उसके अलावा जितने टनल और सुरंग बने हुए हैं उन तमाम टनल और सुरंगों की गिनती की जाएगी और हमास का वहाँ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके अलावा गज़ा पट्टी में जहाँ जहाँ भी हथियार मौजूद है उन तमाम हथियारों को बाहर निकाला जाएगा और गज़ा पट्टी में कहीं भी हथियार नहीं रहेगा। इसके बदले में इसराइल की फ़ौज गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएगी। शुरू में 53% हिस्से पर इसराइल का कब्ज़ा था गज़ा पट्टी में, येलो लाइन इसराइली सेना ने खींच दिया था। उसके बाद तकरीबन 80-90% इलाके पर गज़ा पट्टी में इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस बना था उस पर भी अमल नहीं हो रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ऐलान किया कि हमास ने माहिदा की कुछ शर्तों को मान लिया है और इसराइल ने भी माहिदे को मंजूर कर लिया है। उसके नतीजे में
हमास डिसाम हो जाएगी, यानी गैर मुसल्लह हो जाएगी, और उधर इजरायली सेना भी गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएगी। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हमास अपना हथियार किसको सौंपेगी? क्या इजराइल की फ़ौज और आर्मी को हमास अपना हथियार सौंप देगी? तो ऐसा नहीं है। हमास अपना हथियार सौंपेगी फ़लस्तीनी ग्रुप को। एक ग्रुप तश्कील दिया गया है और उस ग्रुप में फ़लस्तीन के रहनुमा भी हैं, उसके अलावा कुछ आलमी रहनुमा भी शामिल रहेंगे, और जो बोर्ड ऑफ पीस है वो उस ग्रुप को लीड करेगा। तो उस ग्रुप के हवाले हमास अपना हथियार देगा और डायरेक्ट बैक वक्त ही हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं हो जाएगी, तमाम हथियारों को वो नहीं सौंपेगी, बल्कि धीरे धीरे इजराइल को भी वादा पूरा करना होगा। इजराइल को गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा। जैसे जैसे इजरायली फ़ौज गज़ा पट्टी को खाली करेगी वैसे वैसे हमास भी इस शर्त पर अमल करेगी। इसराइल में इस साल इलेक्शन भी होना है और गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के दूसरे इलाक़ों में भी चुनाव होगा नवंबर में। बाज़ाब्ता अल-फतह ग्रुप की तरफ से उसका ऐलान किया जा चुका है। तो ये हमास की भी ज़रूरत है, फ़लस्तीनियों की भी ज़रूरत है कि इसराइली सेना गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाए। अक्टूबर में जो माहिदा हुआ था तो उस माहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो पा रहा था इसराइल की तरफ से, और कहा जा रहा था कि हमास के हाथों में अभी भी हथियार है। इस वजह से इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर रोज़ाना बढ़ता जा रहा था। कल की खबर है जहाँ 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, और रोज़ाना गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, उनको मारा गया है। अब रिपोर्ट यह है कि इसराइल का हमला गज़ा पट्टी में मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, इसराइली सेना निकल जाएगी और हमास भी अपना हथियार फ़लस्तीनी ग्रुप को सौंप देगी। गज़ा पट्टी में जो लोग मौजूद हैं उनको सख्त मदद की भी ज़रूरत है। उम्मा सेवा ट्रस्ट की जानिब से लगातार उनको मदद भेजी जा रही है, उन तक इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, और वहाँ के लोग उम्मा सेवा ट्रस्ट का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से वहाँ आटा तकसीम किया गया है, खाने का कुछ सामान तकसीम किया गया है। पानी की सबसे ज़्यादा कमी है और उम्मा सेवा ट्रस्ट से जो पैसा भेजा गया उसके ज़रिए वहाँ लोगों ने पानी का इंतज़ाम किया है। बहुत सारी तस्वीरें और विजुअल्स भी वहाँ के एक्टिविस्ट ने भेजी है उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों को, जिसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप भी उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए गज़ा पट्टी के मज़लूमीन तक अपनी इमदाद पहुँचा सकते हैं, अपना सामान पहुँचा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है। अमेरिका ने गुज़िश्ता रात भी ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी जवाबी हमला में कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया है, उर्दून में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये सामने आई है कि इराक़ में जिन 5 पासदारान इनकलाब के सिपाहियों की हलाकत हो गई थी उन सब की लाशें ईरान पहुंच गई है। मतलब ये कि इराक़ में जो मलेशिया है जो ईरान के लिए काम करती है, वहाँ पासदारान इनकलाब के सिपाही भी मौजूद हैं, इनके ज़िम्मेदारान भी मौजूद है। सऊदी अरब के हमले में उनमें 5 ऐसे अफराद थे जिनका ताल्लुक़ IRGC से था, उनकी मौत हुई और अब उनकी लाश ईरान पहुंच गई है। और आइए आखिर में बताते हैं आपको एक और अहम तरीन खबर। तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने हमास के नए सरबराह डॉक्टर खलील अल-हैया से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि तुर्की आपके साथ है, हमास के साथ है, और कहीं पर भी तुर्की फ़लस्तीन के मफाद को नज़रअंदाज नहीं करेगा। उधर कतर की तरफ से लगातार सपोर्ट किया जा रहा है और तुर्की भी उन मुल्कों में शामिल है जो लगातार हमास को सपोर्ट करता है। हमास के कई अहम तरीन रहनुमा तुर्की में भी रहते हैं। इस्तांबुल और अंकारा में बाज़ाब्ता हमास का दफ्तर भी पाया जाता है और तुर्की की तरफ से भी हर तरह की मदद फराहम की जाती है। और अब बाज़ाब्ता फ़ॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की है हमास के नए सरबराह खलील अल-हैया से। जब यहया सिनवार को शहीद कर दिया गया था उसके बाद हमास ने 5 अफराद पर मुश्तमिल अपना पॉलिटिकल ग्रुप तश्कील दिया था और कौन उनका सरबराह है उसका ऐलान नहीं किया गया था। 2 हफ्ता पहले हमास ने बाज़ाब्ता अपना पॉलिटिकल सरबराह मुतय्यन कर दिया। डॉक्टर खलील अल-हैया को उनके नाम का ऐलान किया गया और इस ऐलान के बाद अगर किसी भी देश के किसी अहम तरीन ज़िम्मेदार ने कोई मुलाकात की है तो वो तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान है। खबरदार खबर में इतना ही। कैसा लगता है आपके प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक
QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।